नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त कानपुर में है और इसी में हमारे साथ अम्बेडकर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या गौतम है, जो दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना और तमाम ऐसी राजधानी में जाकर के अपने संगठन को खड़ा किए हैं और लोगों को शोषित, पीड़ित, वंचित आवाज बनकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो विद्या जी, समाचार भारत में आपका स्वागत है। क्या कहेंगी, आज 2 दिवसीय सम्मेलन है, आपको अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा हुकूमत में जिस तरीके से काम हो रहा है, इस पर क्या विचार है? हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा लगातार जनहितों को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किए। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में लगातार जो संघर्ष रहा है जनहितों को लेकर रहा। और संघर्ष आपको करना ही जब पड़ता है, जब सत्ता में बैठे लोग जब समाज की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तब आपको आंदोलन की जरूरत पड़ती है। तो अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार पिछले 7-8 सालों से संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष इसीलिए जारी है कि सत्ता में बैठे जो हुक्मरान हैं वो सुनने का नाम नहीं ले रहे, तो सुनाने की कोशिश करी जा रही। जो अभी आज हम लोग कानपुर में पहुँचे हैं, कानपुर में ये बहुजन बौद्धिक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तमाम संगठनों के लोग और तमाम संगठनों के वैचारिक लोगों ने अपना यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। सब ने अपने अपने तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उस पर अपने विचार। इस सरकार में न तो पत्रकार सुरक्षित है, न समाज सेवक सुरक्षित है, न NGO के सुरक्षित। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 15 से 18 साल तक उनके साथ काम करने वाले और सुप्रीम कोर्ट में उनके FIR दर्ज करने का निर्देश दे दिया है, 5 लाख जुर्माना दे दिया है। अभी गुजरात दंगे की जो पिटीशन दाखिल किए थे उन पर मुकदमा लिख करके उसके बाद उनको जेल ले गया। कितनी समस्या है इस काम का? जाहिर सी बात है कि ये जो इस वक्त पे जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं जनहितों को धता कर रही है और उनका अपना एक ही मकसद है कि किस तरह से हम सत्ता में कायम रहें। और सत्ता में कायम रखने के लिए उन्होंने अपने संगठन को, अपने संगठन की शक्तियों को इतना ज़्यादा दुरुपयोग करा है कि उनकी विचारधारा में, उनकी जो उनका विचारधारा, जो उनका सिस्टम है, उसमें जनहित का तो कोई मामला ही नहीं। आपने कहा जैसे गुजरात दंगों को लेकर के कहा, अभी आपने कहा कि जो ये छत्तीसगढ़ के मामले का है, हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि सरकार की समझ अपनी आवाज़ उठाने के लिए जनता हर प्रयास कर रही है, लेकिन सारे प्रयास नकारा और बेकारा साबित हो रहे हैं। क्योंकि सरकारों के पास, जो मौजूदा सरकार है उनके पास, आपने महाराष्ट्र ड्रामा देख रखा है कि मौजूदा सरकार है जो तानाशाही सरकार है, उसके पास मात्र एक ही काम है कि कैसे विधायक खरीद के हम जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है वहाँ पर हम अपनी सरकार बना लें और सरकार बनाने के बाद में फिर हमारी काम 15% लोग 85% किसकी नाकामी है? समाज के लोग, चाहे व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी मानव पार्टी ने नारा दिया, क्या वो मौजूदा हुकूमत में चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी? जो आपने कहा कि 1585 की जो लड़ाई है, 1585 की लड़ाई हमारे माननीय काशीराम साहब इस विचारधारा को पूरे देश के अंदर लेकर के गए, उसके लिए उन्होंने काम करा। उत्तर प्रदेश में लोगों ने इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया। 4-4 बार हमारे शासन सत्ता में भागीदारी भी रही, लेकिन अब जो डैमेज हुआ है उसके पीछे यही कारण है कि कहीं ना कहीं संगठन के लोग, कार्यकर्ता जो और भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, उन्होंने कार्य के प्रति समर्पण नहीं किया। यदि वो कार्य के प्रति समर्पण होता तो आज के हालात हमारे नहीं होते, इसमें कोई इसको मान रखने की बहुजन समाज के लोगों में कैडर होना चाहिए। कैडर नहीं हुआ, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, बसपा की बात कर लीजिए, RJD की बात कर लीजिए, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के हैं इनकी कैडर नहीं है। एक तरफ RSS की कैडर गाँव में घुसी है और उसी RSS के बदौलत BJP में उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में सत्ता में बैठी है। इससे निपटने के लिए क्या तरीका होना चाहिए और किस तरीके से मेहनत करना चाहिए? निश्चित रूप से, क्योंकि बहुजन कैडर एक ऐसा कैडर है जो, आपने RSS की बात करी, तानाशाही की बात करी, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसका मात्र एक ही विकल्प है डॉक्टर अम्बेडकर की दी गई संवैधानिक व्यवस्थाएं, लोकतंत्र को बहाली। और दूसरा जो बहुजन समाज में जो सबसे बड़ा जो कैडर दे करके कहते हैं
थे माननीय काशीराम साहब 1585 वाला, आपने कहा कि ये चीज़ कमज़ोर पड़ रही है। ये कमज़ोर इसलिए पड़ रही है कि हमारा जो कैडर है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई बहुत लंबी है और लंबी लड़ाई होने के कारण लोगों को लग रहा है कि तत्काल, क्योंकि जो इस समय सरकार की तानाशाही है वो इंसान को इतना मजबूर कर चुकी है, एक कोई युवा को जो यहाँ के समाज के लोग इतना मजबूर कर चुकी है कि वो खाली 2 वक्त की रोटी के बारे में सोच रहा, तो कैडर कहाँ से ले जा करके, और दोबारा से कोई मान्यवर काशीराम साहब पैदा नहीं हुए, दोबारा से कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं हुए। यदि दोबारा से हमको काशीराम साहब की मूवमेंट को उठाना पड़ेगा, मुझे को हमें उस तरह के समर्पित कार्यकर्ता चाहिए जो गाँव-गाँव घर-घर जाकर जागरूकता अभियान को जी, आप कह रही हैं कि इस तरीके से कार्यकर्ता नहीं, इस तरीके से समर्पित नहीं है और पैसे की जरूरत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यही माननीय काशीराम साहब के साइकिल से चल करके कैडर खड़ा करके और उत्तर प्रदेश की हुकूमत की चाबी दे दी बहुजनों के साथ, और उन्हीं का बदौलत है आज तो बहुजन समाज में IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं और नेता भी हैं, करोड़पति, मंत्री, विधायक, सांसद सब हैं, पैसा भी है। क्या कारण है कि जो नाकामी खेल रही है, क्या कारण है? हम तो पैसा भी है, संसाधन भी है, मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, सारे प्लेटफॉर्म हैं। उस समय तो मीडिया भी नहीं साथ में थी, सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म नहीं थी, तो क्या कारण है, किस कारण की वजह से ये आज बिल्कुल, आपने कल जो 2 दिवसीय हमारा सम्मेलन कानपुर में हुआ है, सभी समितियों को हम मिलकर हम लोगों ने जो किया है, उसमें मैंने एक बात बहुत मजबूत तरीके से रखी थी कि आज हमारे पास संसाधन भी है, सोशल मीडिया भी है, आज हमारे पास में ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि हम अपनी बात को करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैंने इससे पहले भी कहा कि समर्पण की कमी है और आप मेहनत कश लोगों की कमी है, समर्पण की कमी है, क्योंकि काशीराम साहब की तरह वो समर्पण नहीं है। और हाँ, आपने ही बताया और हम सब भी जानते हैं कि काशीराम साहब ने पैदल चल करके साइकिलों से बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए, चाहे मंडल का आंदोलन हो, चाहे कन्याकुमारी की यात्रा हो, ये सम्मानित काशीराम साहब ये है। दोबारा से इस हिंसा आंदोलन काशीराम साहब को चलाने के लिए लगातार लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और सच का बहुजन बनाना पड़ेगा। तो क्या माननीय काशीराम साहब जी ने जो कहा था कि हमारा समाज बिकाऊ, हमारा समाज नालायक है, क्या 2022 21वीं शताब्दी में ये मान लिया जाए कि आज पढ़ लिख करके और आर्थिक स्थिति में मजबूत हो करके बिकाऊ है और नालायक है? शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आगरा की धरती थी वो कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है, तो बाबा साहब ने तो उस वक्त पे इतना ही कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन उसके आगे काशीराम साहब आकर के काम करे हैं और बाबा साहब की बात को काशीराम साहब ने और जाके काम किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब बाबा साहब और काशीराम साहब के सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी सारे के सारे काम नहीं करना चाहते, तो सबने ही धोखा। मतलब सारे बिकाऊ, सारे नालायक। बिकाऊ नहीं कह सकती हूँ, बिकाऊ बिल्कुल भी नहीं कह सकती। बिकाऊ ST OBC उनके कितने सांसद हैं? 130 से 131 सांसद हैं लोकसभा में। लोकसभा में अभी सांसदों की जुबान पे दर्जनों ऐसे वर्ड हैं जो बैन कर दिया गया और कोई भी एक सांसद नहीं बोला। अभी जब निजीकरण का मामला हो रहा था सारे सांसदों के मुंह पे टेप लगा हुआ था, कोई नहीं बोला। अगर निजीकरण में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? SC ST 22.5% SC का आरक्षण खत्म हो रहा है और OBC का 27%, 49.5% आरक्षण खत्म हो रहा है निजीकरण में। ये SC और ST और OBC के जो सांसद रहते थे एक जुबान नहीं खोले कि उसको क्या बताया, ये नालायक है या बिकाऊ है? जो जितने सांसद हम बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि केंद्र में जिसकी सरकार है सांसद भी हैं, गले में पट्टे पड़े हुए पार्टियों के। और बाबा साहब अम्बेडकर ने शायद पूना पैक्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई थी, इसी मुद्दे की लड़ाई थी कि अगर ये जो जीत करके भी जाएंगे तो वो कभी हमारे नहीं होंगे। और इसका ये उदाहरण है कि आज संसद में भले 131 वहाँ पे बैठे हो, चाहे निजीकरण का मुद्दा हो और चाहे अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे देश में बेरोजगारी, चाहे महंगाई, सबों ने हाथों में चुनियाँ अपनी पहन ली है और कोई भी बोलने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, हो सकता है कि संसद में या 1000 से ज़्यादा शब्दों पे उन्होंने कह दिया है कि ये अभद्र भाषा में आएंगे और उस पर कानून बनेगा। हमारा इतना ही सवाल है कि संसद में आप बोलने नहीं हमको दो,
जाओगे, जनता को सड़क पे संघर्ष करने नहीं दोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में लेकर के घूमोगे। और लोकतंत्र सच में मुट्ठी में आ चुका है। यदि आज भी मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल उसी तरह से इस मिशन और विचारधारा और लोकतंत्र को बचाने का काम कर लीजिए जो बाबा साहब अम्बेडकर या काशीराम साहब या जो शहीद और जो देश को बचाने वाले शहीदों ने कल्पना करी थी, उसके लिए आप उन्हीं की तरह से संघर्ष करेंगे। आप लोकतंत्र की बात कर रही हैं, यहाँ तो धर्मतंत्र भारी लोकतंत्र। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की हुकूमत में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रही है। लोकतंत्र और संविधान पे तो सबसे भारी धर्मतंत्र है, इससे कैसे निपटेंगे? धर्मतंत्र की लड़ाई हो चाहे लोकतंत्र की लड़ाई, दोनों लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़नी पड़ेगी। और जनता के बीच में जाके लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी। आपने जो सम्मेलन देखा और जो आंदोलन हम लोगों के चल रहे हैं, संविधान के दायरे में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी का समय सब समय पर नहीं रहता है, हर एक का वक्त आता है। जो आज सत्ता में है उनका भी बर्बाद है। आप सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से RSS का एक आइडियोलॉजी है हिंदू, OBC SC ST के तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। हम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी आइडियोलॉजी अगर होती बौद्धिस्ट या बुद्धम या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। आप ना वोट लेते हैं बाबा साहेब के नाम पे, आप विधानसभा जाते हैं बाबा साहेब के नाम पे, आप पार्लियामेंट जाते हैं बाबा साहेब के नाम पे, और काम करते हैं जय श्री राम के नाम पे, काम करते हैं माता जी के नाम पे। तो आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में कहीं धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है कि धर्मतंत्र भारी पड़ रहा है। भारी पड़ नहीं रहा, भारी पड़ गया, पड़ चुका है। लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है। दोनों कहते हैं ना, और दोनों धर्म की दुहाई भी देते हैं। मैं तुमसे सबसे कहना चाहती हूँ कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। इस देश में यदि कुछ खतरे में है तो देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने की जरूरत है। तो देख सकते थे ये थी विद्या गौतम जिनका साफ कहना है कि ये हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर इस देश में कोई चीज़ खतरा है तो लोकतंत्र और संविधान भी खतरा है। लेकिन ये सत्य है कि कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र पे हावी धर्मतंत्र होते जा रहा है।